नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। राहुल गांधी की पार्टी नए दफ्तर में शिफ्ट हो गई। 24 अकबर रोड पीछे छूट गया, लेकिन बस एक बात पुरानी रह गई। राहुल गांधी ने फिर से एक पॉलिटिकल मिस्टेक कर दी। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी पर हमला करते करते राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ बोल बैठे। आज राहुल गांधी कुछ ऐसा कह बैठे जिसे डिफेंड करना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। राहुल जानबूझकर ऐसा बोलते हैं या अनजाने में कह जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं के बीच भी यह सवाल बड़ी उत्सुकता पैदा करता है। राहुल गांधी की हालत उस गेंदबाज की तरह है जो एक ओवर में 3-4 बॉल सटीक लाइन पर फेंकता है और फिर अचानक एक गेंद ऐसी फेंक देता है जिस पर बीजेपी को बढ़िया शॉट लगाने का मौका मिल जाता है। राहुल ही ऐसी गेंदबाजी का, उनकी इस पूरी स्ट्रैटेजी का विश्लेषण इस रिपोर्ट में है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. Indian state itself. Indian state itself. Indian state itself. राहुल मोदी के विरुद्ध है, राहुल आरएसएस के विरुद्ध है। ठीक है, मगर भारत गणराज्य के खिलाफ फाइट, क्या अब राहुल इंडियन स्टेट के भी विरुद्ध है? 2025 में राहुल गांधी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। मोदी की पार्टी ने राहुल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है। राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। तो मैं मानता हूं किसी की अज्ञानता के कोई उत्तर नहीं हो सकता है। राहुल गांधी will be punished by the people of India for launching a direct attack on India. भारत गणराज्य के खिलाफ फाइट की धमकी राहुल को पॉलिटिकली कितनी भारी पड़ेगी? क्या 2025 में राहुल की सबसे बड़ी मिस्टेक अब उन्हें हिंदुस्तान की सियासी जमीन पर टिकने नहीं देगी? बीजेपी ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है, राहुल ने इंडियन स्टेट के खिलाफ वार का ऐलान कर दिया है। इंडियन स्टेट का मतलब क्या है? इंडियन स्टेट का मतलब है भारत गणराज्य। इंडियन स्टेट कोई मोहन भागवत तो नहीं है। इंडियन स्टेट का मतलब नरेंद्र मोदी भी नहीं है। तो फिर राहुल का यह कहना कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ फाइट कर रही है, ऐसा कहकर राहुल साबित क्या करना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? क्या अब राहुल गांधी इंडियन स्टेट यानी भारत गणराज्य यानी हिंदुस्तान के खिलाफ ही फाइट करना चाह रहे हैं? We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. Indian state itself. Indian state itself. Indian state itself. राहुल ने जो कहा वो क्यों कहा? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी को चैलेंज देने वाले राहुल ने सेल्फ गोल कैसे कर लिया? और ऐसा करके राहुल ने मोदी को कैसे मौका ही मौका दे दिया? यह समझने के लिए आपको पूरी खबर समझनी होगी, जिसके केंद्र बिंदु में है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उनका दिया एक बयान, जिसे लेकर राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। क्या था वो बयान? पहले यह सुनिए। का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी।
क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। मोहन भागवत ने इंदौर में सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई। मोहन भागवत ने कहा कि देश को 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सही मायनों में देश को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। लेकिन राहुल ने मोहन भागवत के बयान को एक दूसरे तरीके से परोसकर मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने वाला बयान दे डाला। और इसके लिए राहुल ने मोहन भागवत की स्पीच के जिस हिस्से को आधार बनाया, उसमें शब्दों का हेरफेर कर डाला। राहुल ने क्या कहा, पहले एक एक करके पूरा सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले उन्होंने आरएसएस को टारगेट किया, हिंदुओं की आस्था को टारगेट किया और कैमरे पर यह कहा that yesterday in a speech the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Yesterday by Mr. Mohan Bhagwat, when he says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid. And he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution. राहुल की लाइन में मोहन भागवत तक की लाइन आधी अधूरी थी, तथ्यों से परे थी, मगर इसके बाद राहुल अपनी लाइन से भटक गए। आरएसएस करते करते राहुल मोदी तक पहुंच गए, इंडियन स्टेट तक पहुंच गए और खुल्लम खुल्ला इंडियन स्टेट के खिलाफ फाइट का ऐलान कर दिया। We are fighting a civilizational war with these people. They are every day attacking the ideas that we believe in. Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. राहुल ने यह अटैक अकेले नहीं किया, पहले उन्होंने एक बयान दिया, फिर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसे प्रमोट किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से लेकर राहुल के करीबी जयराम रमेश तक सबने इकट्ठे होकर मोदी और आरएसएस पर हमला कर दिया। देखिए, राहुल गांधी ने आधे बातों को उन्होंने जनता के समझ पाए। भाई, देश की पूर्ण स्वतंत्रता तो तभी हम मानेंगे, अभी भी मैं कहता हूं, देश की स्वतंत्रता हमारी कहीं ना कहीं अधूरी है।
देश के जितने भी स्वाभिमान के जो प्रतीक है और आज भी गुलामी का जो प्रतीक है वो देश के चौक चौराहों में दिखाई पड़ता है। जिस दिन उस सारे चौक चौराहों से गुलामी का प्रतीक समाप्त हो जाएगी तो आप समझो कि उस दिन देश पूरी तरह से राजनीतिक रूप से 1947 में देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आज भी देश स्वतंत्र नहीं है। आज भी बहुत बड़े लोग, आज भी राहुल गांधी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। देश को भारत माता कहने में उनकी जुबान लड़खड़ाता है। तो इसीलिए राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ सकता है मोहन भागवत की बातों को। उनको समझने के लिए संघ की शाखा में थोड़े दिन जाना पड़ेगा। मगर राहुल अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। राहुल राम मंदिर को अपनी सियासत में घसीटकर आस्था को चोट पहुंचा बैठे, हिंदुओं को नाराज कर बैठे, इंडियन स्टेट के खिलाफ फाइट की बात कर अपनी बची खुची सियासी जमीन भी कमजोर कर बैठे। ये 2025 में राहुल की सबसे बड़ी मिस्टेक है और ये मिस्टेक उस दिन हुई जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने नए दफ्तर में प्रवेश कर रही थी। राहुल ने नए दफ्तर की शुरुआत ही गलत तरीके से की। अपनी पार्टी को एक नई फिलॉसफी देने के चक्कर में राहुल ने खुद ही गड़बड़ कर दी। भारत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। देश कहता है ये। गांधी और सोरस एक हैं। आप बयान देते हैं राहुल गांधी, वो देश के खिलाफ देते हैं। यह सवाल पूछा जाएगा कि आप इस तरह के वक्तव्य क्यों देते हैं, क्यों आप कहते हैं द फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी को चैलेंज देने की बात करने वाले राहुल ने सेल्फ गोल कर लिया, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ पिक कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सबने राहुल पर अटैकिंग लाइन ले ली। जेपी नड्डा ने तो बाकायदा यह तक कह दिया कि राहुल ने स्वीकार कर लिया कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। राहुल अर्बन नक्सल्स और डीप स्टेट से मिले हुए हैं। और अपनी आखिरी लाइन में नड्डा ने यह भी लिख दिया कि राहुल ने यह बयान देकर इशारा दे दिया है कि वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को घुमाते फिरा रहे हैं और साथ में आज उन्होंने बयान दे दिया कि ही इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट एंड ही हैज टू फाइट द इंडियन स्टेट। तो वहाँ तक मुझे याद है मेरे अपने पॉलिटिकल जीवन में कि फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है कि यह इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है, जो भी कर रहा है। भाई आपने शपथ ली है as a member of parliament, you're the leader of opposition, कि you will either in the name of God or in the name or with your hand on the constitution that you will serve the Indian state. That is what he means. और इसके खिलाफ हो गया, आज कहता है I'm going to fight the Indian state. लगता है मेरे को कहीं डिस्कनेक्ट है, some disconnect and और पता नहीं, I don't want to give him an easy way out, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे और क्या कह गए, पर जो उन्होंने कहा इट नीड्स टू बी सिवियरली कंडेम्ड। हमेशा की तरह इस बार भी देश में राहुल और कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ट्रेंड कर रहे हैं और इस बार भी दोनों गलत वजहों से ही सुर्खियों में हैं, क्योंकि राहुल ने बात ही ऐसी कही है।
देश में चुनावी सीजन चल रहा है और राहुल ने बैठे बिठाए बीजेपी को 2025 का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा दे दिया है। राहुल हार से हताश साउंड कर रहे हैं, हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। अपने पॉलिटिकल करियर में राहुल अब तक 93 चुनाव हार चुके हैं और इंडियन स्टेट से फाइट वाली बात कहकर राहुल बहुत जल्द हार की सेंचुरी भी पूरी कर लेंगे। राहुल को इस एक गलती की कीमत अब 2029 में भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो सबक लेने का नाम नहीं ले रहे। वो अभी भी मोदी का नाम लेकर देश की संस्थाओं को, इंडियन स्टेट को ही टारगेट कर रहे हैं। They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man, and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. I said very clearly that there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. I said clearly that we are not comfortable with the way the Election Commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra, is problematic. राहुल गांधी कहते हैं कि वो और उनकी पार्टी बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ फाइट लड़ रही है, मगर सच तो यह है कि राहुल खुद कई सालों से नॉन स्टॉप इंडियन स्टेट के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान समझते हैं न संविधान समझते हैं, इसलिए अनाप शनाप बकबक करते हैं। अपने तो कम पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो माओवादी हैं। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल की फाइट के 25 उदाहरण भी आज आपको दिखाते हैं। नंबर 1, जब राहुल ने कहा कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऐसा कहकर राहुल देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और फेडरल स्ट्रक्चर को टारगेट कर चुके हैं। नंबर 2, कास्ट सेंसस, जिस पर राहुल इन दिनों काफी लाउड है। मकसद एक है, हिंदू मेजॉरिटी को डिवाइड करके माइनॉरिटी वोट को मजबूत करना। नंबर 3, देश के वेल्थ क्रिएटर्स पर हमला। इसके लिए राहुल 24 के चुनाव में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली स्क्रिप्ट लेकर आए थे। नंबर 4, रिजर्वेशन के नाम पर संविधान की स्पिरिट पर हमला। राहुल बार बार आरक्षण की अपर लिमिट को 50% से ऊपर ले जाने की बात कह चुके हैं। नंबर 5, भारत के प्राइवेट सेक्टर पर हमला। 24 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की वकालत कर चुकी है। नंबर 6, धारा 370, जिस पर कांग्रेस ने 2019 से ही अपोजिट स्टैंड ले रखा है, वो इसे वापस लाने के हक में है। नंबर 7, डीप स्टेट से कनेक्शन। बीजेपी कई बार राहुल और उनकी पार्टी पर आरोप लगा चुकी है कि विदेशों की सीक्रेट ट्रिप्स में राहुल एंटी इंडिया लॉबी से मुलाकात करते हैं। नंबर 8, टैक्स डिवोल्यूशन के खिलाफ जाकर नॉर्थ और साउथ के बीच खाई पैदा करना। राहुल ये तक कर चुके हैं। नंबर 9, जीएसटी के तहत 18% टैक्स रेट की डिमांड करना, सिंगल टैक्स रेट की बात करना। नंबर 10, डिजिटल पेमेंट के खिलाफ होना। राहुल पब्लिकली डिजिटल पेमेंट के आइडिया का मजाक उड़ा चुके हैं। नंबर 11, मुद्रा स्कीम की खिलाफत करना। बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस के लिए राहुल की पार्टी मोदी सरकार की मुद्रा स्कीम को वजह बता चुकी है। नंबर 12, भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल खड़े करना। राहुल और उनकी पार्टी ने लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पर अटैक किया है। नंबर 13, भारत की संस्थाओं पर हमला करना। ईडी, सीबीआई, अदालत, राहुल सबको टारगेट कर चुके हैं। नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को निशाना बनाना। नंबर 15, अग्निवीर स्कीम के खिलाफ शोर शराबा करना, मोदी को टारगेट करना। नंबर 16, राफेल डील में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कमजोर करना। नंबर 17, लद्दाख में सैन्य दृष्टि से होने वाले स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन करना। नंबर 18, सीएए के खिलाफ मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाकर देश में अल्पसंख्यकों को भड़काना। नंबर 19, राफेल के मुद्दे पर एचएएल की काबिलियत पर सवाल खड़े करना। नंबर 20, कोरोना काल में भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव पर नॉन स्टॉप झूठ फैलाना, पैनिक मचाना। नंबर 21, डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नैरेटिव बनाना।
नंबर 22, LIC जैसे भारत के PSUs को अटैक करना, अडानी के बहाने LIC के फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचाना। नंबर 23, भारतीय रेलवे के खिलाफ नॉन स्टॉप झूठी खबरें चलवाना, फेक न्यूज फैलाना। नंबर 24, 2020-21 में कृषि कानून के खिलाफ जाकर किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। और नंबर 25, हिमाचल जैसे राज्य में राहुल की खटाखट मॉडल को लागू कर वहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। राहुल पिछले कई सालों से लगातार इन सारे तरीकों से इंडियन स्टेट के खिलाफ फाइट करते आए हैं और अब वो एक नई फाइट शुरू करना चाह रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, क्योंकि राहुल खुद इंडी में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। देखिए, राहुल जी अक्सर अपने अटपटे बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने संविधान, संघ, लोकतंत्र, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस का जो अतीत है, ऐसे सवालों को उठाने का कोई नैतिक अधिकार राहुल गांधी को नहीं देता है। अब ये लगातार जिस तरह से राहुल जी के बयान आते रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर के उन्होंने जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की, उसका कुछ लाभ कांग्रेस को मिल गया। लेकिन अब जनता भी समझने लगी है कि दरअसल लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं और विरासत ये पहले से समृद्ध हुए हैं और इनको लेकर किसी भी खतरे की आशंकाएं जो लोग भी उठा रहे हैं उनके भ्रमजाल में फंसना नहीं है। और राहुल जी के लिए आने वाले समय में कांग्रेस को मुख्यधारा की पार्टी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती इसलिए होगी कि एक तरफ एनडीए के शासन में जो बेशुमार उपलब्धियां हैं उनसे उनको चुनौती मिली है और दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी दल जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, जिस अलायंस का जमीनी तौर पर कोई वजूद अब बचा नहीं है, उसके साथी दल भी समय समय पर हमलावर कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं। इसलिए ये एक मुश्किल दौर राहुल जी और कांग्रेस के लिए है। राहुल कहने को लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन वो इंडियन स्टेट से फाइट करना चाहते हैं। राहुल का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। तो क्या मोदी को हटाने के लिए राहुल अब इंडिया के खिलाफ होने जा रहे हैं? संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। महाकुंभ का रहस्य लोक बहुत विचित्र है। यहां सैकड़ों हजारों नागा बाबा और साधु ऐसे आए हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। कोई बाबा ऐसा है जो पिछले 6 साल से बिस्तर या जमीन पर न बैठा न सोया, तो किसी बाबा ने अपने सर पर ही अनाज की खेती उगा ली है। किसी का ऊर्ध्व बाहु संकल्प है, तो किसी का ठंडे पानी से नहाने का प्रण है। किसी साधु की चाबी में भक्ति की शक्ति है, तो किसी के सर पर 45 किलो वजनी श्रृंगार है। ऐसे भी साधु हैं जिनके तन पर 1.25 लाख रुद्राक्ष की आध्यात्मिक शक्ति है। तो कई ऐसे बाबा हैं जो अपने प्रण और तप के लिए सालों से नहाए ही नहीं हैं। क्या है महाकुंभ में बाबाओं का 10वां रहस्य लोक? आइए देखते हैं। संत वशिष्ठ गिरी, सिर पर और गले में 1.25 लाख रुद्राक्ष की अनोखी माला। सोनभद्र जिले के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी के सिर पर अनाज उगा है। पिछले 9 साल से ऊर्ध्वबाहु तप करने वाले राधापुरी बाबा, 8 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या पूरी करने के बाद फिर से 12 वर्ष तपस्या करने वाले रूपेश पुरी बाबा, कड़कड़ाती ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त में घड़ों से स्नान करने वाले प्रमोद गिरी महाराज, सनातन के समागम में नागा साधु भी पहुंचे हैं, हठ योगी भी पहुंचे हैं और वो भी आए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पित कर दिया। प्रयागराज महाकुंभ में आए इन बाबाओं का अपना रहस्य लोक है। इनका जीवन जितना दिलचस्प है उतना ही कठिन है।
कोई सालों से जमीन पर सोया नहीं है तो किसी की जटाएं रस्सी जैसी मजबूत और बड़ी हो गई हैं। बाबाओं का ये संसार बेहद अद्भुत है। ये है रमेश कुमार मांझी उर्फ कांटे वाले बाबा। इनकी कुर्सी भी यही है और उनका बिस्तर भी यही है। पिछले 37 सालों से नुकीले कांटों पर ही उनका ठिकाना है। पहले कांटे उन्हें चुभते थे, लेकिन साधना और अभ्यास ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हाथ में लिए डमरू को बजाकर वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। 1987 में अपने गुरु के आदेश पर उन्होंने ये राह चुनी जो प्रयागराज महाकुंभ में भी जारी है। प्रयागराज महाकुंभ में आए इन नागा सन्यासी का नाम तो महंत वशिष्ठ गिरी महाराज है, लेकिन इनकी असल पहचान रुद्राक्ष बाबा के तौर पर होती है, क्योंकि रुद्राक्ष बाबा ने अपने सिर से लेकर कंधे तक 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। वशिष्ठ गिरी महाराज ने 2009 में संन्यास लिया और 2013 में अपना पिंडदान कर नागा सन्यासी बन गए। भगवान शिव की आराधना करने वाले वशिष्ठ गिरी ने 2010 से अपनी जटाओं का श्रृंगार करना शुरू किया, जो अभी तक जारी है। जो श्रृंगार है ये हमने अपने कहने से नहीं किया। ये हमारे दादा गुरुजी जब हम मौजगिरी आए ना, तो दादा गुरुजी हमारे अभी जूना अखाड़े का अध्यक्ष जी है वर्तमान में, हरिगिरी जी, और ये दोनों अध्यक्ष अभी अखाड़े का। तो उसने हमें श्रृंगार करने को बोला, तो मैं जब से श्रृंगार दादा गुरुजी के कहने से मैं कर रहा। ये जो है 1.25 लाख दाने की माला बनाई गई है, हम बनाया हूँ मैं 1.25 लाख की। और जो है मैं सुबह शाम भजन करता हूँ, जो गुरु मंत्र मिला है, भभूत भी लगाता हूँ। बाबा गीतानंद गिरी भी सिर पर रुद्राक्ष ही धारण करते हैं। बाबा के सिर पर रुद्राक्ष का एक शिखर बन गया है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इनके सिर पर मौजूद रुद्राक्ष का वजन 45 किलोग्राम है। ये जब अपना सिर ऊपर करते हैं तो एक हाथ से उन्हें अपने सिर पर मौजूद मालाओं का वजन संभालना पड़ता है। बाबा गीतानंद गिरी को स्नान करने के बाद इस माला को पहनने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। खास बात यह है कि जितना वक्त बाबा को रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने में लगता है, उतना ही वक्त बाबा को नित्य स्नान आदि क्रिया से पहले रुद्राक्ष की माला उतारने में भी लगता है। बाबा ने 12 साल के तप में 1,25,000 रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प लिया था, जो अब बढ़ते बढ़ते 2.25 लाख तक पहुंच चुका है। 1.25 लाख रुद्राक्ष का हमारा संकल्प था। अर्ध कुंभी में हमने स्टार्ट किया था। आज मेरे को पूरे 6 साल हो चुके हैं। 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर हो चुका है। 45 किलो इसका वेट है। जो 1.25 लाख रुद्राक्ष बनते हैं 925 माला में बनती है, और 2,500 मालाएं से जो है ऊपर माला है 2.25 लाख। ये फसल किसी खेत या किसी गमले में नहीं होगी। ये अमरजीत योगी का सिर है। सोशल मीडिया पर बाबा की खूब चर्चा हो रही है। इन्होंने अपने आराध्य की भक्ति के लिए सबसे अनोखा रास्ता चुना है। बाबा ने अपने सिर पर जौ, गेहूं, बाजरा, चना जैसी फसल उगा रखी है, जिसके चलते बाबा के सोने का तरीका भी अलग है। इस फसल के चलते बाबा को दर्द भी सहना पड़ता है, लेकिन यह उनके तप और हठयोग का एक हिस्सा है। बाबा पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग हरियाली को लेकर जागरूक हों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। इस कड़कड़ाती ठंड में जब पानी देखकर ही शरीर में सिहरन पैदा हो रही है, तब ये बाबा एक के बाद एक घड़े से पानी अपने ऊपर डलवा रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में आए ये नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज हैं। ये हर रोज इसी तरह तड़के सुबह कड़कड़ाती ठंड में घड़ों में रखे पानी से स्नान करते हैं। रात में ही पानी घड़ों में रख दिया जाता है। इसके बाद सुबह बाबा इस ठंडे पानी से स्नान कर हठ योग की साधना करते हैं। घड़ों के स्नान की रस्म आमतौर पर 41 दिनों तक चलती है। इस बार समय की कमी के चलते इसे 21 दिन कर दिया गया है। आखिरी दिन तक घड़ों की संख्या 108 हो जाएगी, तब बाबा का संकल्प पूरा होगा। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए, उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे।
अभी भी कर रहे हैं। रही बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने की वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। महाकुंभ में इंदौर से आए राजगिरी नागा बाबा अपने अनोखे अंदाज के लिए फेमस हैं। इनकी खासियत है कि ये कहीं भी जाते हैं अपनी 35 साल पुरानी लाल रंग की एम्बेसडर कार अपने साथ ले जाते हैं और कार खुद ड्राइव करते हैं। गाड़ी कहीं खराब होती है तो खुद ही ठीक भी कर लेते हैं। इस कार की खास बात यह है कि इसमें हर मौसम के हिसाब से इंतजाम है। कार में ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जिसमें बैटरी और बर्फ की सिल्ली डालकर गाड़ी को एसी कार बना लेते हैं। 7 साल की उम्र में दीक्षा लेकर राजगिरी बाबा ने 15 साल की उम्र में तपस्या शुरू की। इनकी साधना को कई दशक बीत चुके हैं। हाँ, सच बात है। ये गाड़ी एम्बेसडर मैं रखता हूँ और गाड़ी खुद भी चलाता हूँ। बिगड़ जाती है गाड़ी तो कहाँ रिपेयर भी कर लेता हूँ, और नहीं तो कहाँ मिस्त्री भी करीब करीब मिल जाता है। तो जहाँ तक कि मेरी गाड़ी वही तो खराब होती है कि जहाँ मिस्त्री मिल जाए इसका, या तो खुद मैं रिपेयर कर लूँ। गाड़ी में मेरी ये खासियत है। गाड़ी में सोता हूँ, रहता हूँ, बैठता हूँ। बर्तन भाड़े जितना टीन टप्पड़ देख रहे हो सब मैंने अपना गाड़ी में डाल करके लेकर के आया हूँ। मैंने खुद जगह को सेपरेट मैंने बराबर मशीन से करवाया है, पैसा दिया है। खासियत है ये है कि मैं इसे एसी तैयार करता हूँ। पीछे में पंखा के पीछे में बॉक्स लगाता हूँ, एक कटोरा लगाता हूँ, पीछे एक पाइप लगाता हूँ, ऐसा मोटा पाइप पीछे अंदर गाड़ी के अंदर में लेकर आता हूँ। 1 किलो बर्फ रखता हूँ। हवा सीधा उधर की हो जाती है, पंखा से लग करके टकरा के पाइप से हवा उधर जाती है, बर्फ के ऊपर बर्फ गलने लगती है, शीशा ऊपर का, गाड़ी ऐसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सनातन की संन्यास परंपरा में हठ योग का बहुत महत्व है। हठ योगी अपने तपोबल से असंभव को भी संभव कर देते हैं। महाकुंभ में आए साधु सन्यासियों में ऐसे कई दिखे जो अटल साधना में लीन हैं। एक सामान्य शख्स अपने हाथ को कितनी देर तक हवा में रोके रख सकता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या अधिक से अधिक 10 या 15 मिनट। लेकिन महाकाल गिरी ने पिछले 9 साल से अपना बायां हाथ भगवान शिव की साधना में समर्पित कर दिया है। ऊर्ध्वबाहु तप में उनका हाथ काला पड़ गया है, नाखून बड़े होकर मुड़ गए हैं, लेकिन तप निरंतर जारी है। महाकाल गिरी की तरह ही ऊर्ध्वबाहु साधना राधेपुरी बाबा भी कर रहे हैं। बाबा अमृत स्नान के लिए उज्जैन से प्रयागराज आए हैं। राधेपुरी बाबा ने साल 2011 से ही विश्व कल्याण के लिए अपना दाहिना हाथ उठा रखा है। इनकी पहचान भक्तों के बीच हठी बाबा की बन चुकी है। अयोध्या से आए अनोखे चाबी वाले बाबा से भी मिल लीजिए। इनकी साधना का जरिया चाबी है। ये भगवान राम की आराधना इसी चाबी की मदद से करते हैं। रायबरेली के रहने वाले हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, जिन्हें उनके भक्त कबीरा बाबा के नाम से जानते हैं, उनके पास मौजूद चाबी का वजन 20 किलो है। बाबा ने 16 की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। चाबियां बहुत सारी है प्रभु, चाबियां बनाता रहता हूँ, चाबियां दे भी देता हूँ। किसी बस चाबी दे देना और चाबी बना देना, चाबी लगाना। टाइम है तो कुछ करता रहता हूँ। हर जगह की निशानियां हैं। कभी नासिक कुंभ की चाबी होगी, महाकाल की होगी, राम मंदिर के वहाँ पर जब मैं था अयोध्या में तो वहाँ मैंने जो चाबी बनाई वो चाबी यही है। लता मंगेशकर चौक पे मैंने इसे खुद बैठ करके बनाया, वहाँ तब रिकॉर्ड में है। तो बस ये है, चाबी ही सब कुछ है, चाबी ही समाधान है। साधु सन्यासियों का जीवन रहस्यमयी है। इनका रहस्यलोक ऐसा है जिसके सामने सभी ताकत, विज्ञान के सभी तर्क फेल हो जाते हैं। सनातन का संसार रहस्य से भरा हुआ है। रहस्यमयी सन्यासियों की तलाश हमें महंत रूपेश गिरी के आश्रम तक ले आई। ये संत पिछले 6 साल से एक पैर पर खड़े हैं, पालकी के सहारे ही सोते हैं, जीवन की सभी क्रिया खड़े खड़े करते हैं। इन्होंने 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होने का संकल्प लिया, जिसमें से आधी साधना यानी 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसा किया है। इसके पहले भी 8 साल तक एक पैर पर खड़ा रहने का संकल्प पूरा कर चुके हैं। अभी 6 साल हुआ है, 12 साल के लिए 6 साल बाकी है। पहले भी 8 साल रह चुके हैं। तो ये जन कल्याण के लिए है, हठ योग है, खड़ेश्वरी साधना है, जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए। हठ योग है, जन कल्याण और
विश्व कल्याण के लिए। पहले एक बार 8 साल रह चुके हैं। 8 साल जब खड़े रहे उसके बाद आपकी आम जीवन में क्या फर्क आया? 8 साल अगर आप लगातार खड़े रहे तो क्या आप बेड पर लेट भी पाए या जमीन पर लेट भी पाए? दिक्कत होती है, बैठने में भी दिक्कत होती है, फिर खड़े होने के बाद थोड़ा महीना 2 महीना उसको सही करने में लगता है। फिर इच्छा नहीं हुई, बैठने के अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा खड़े हो गए। कोई नागा सन्यासी अपने प्रभु की आराधना के लिए अपनी जटाओं पर श्रृंगार करता है तो कोई भस्म लगाकर अपने आराध्य की उपासना करते हैं। जटाधारी नाम से मशहूर महाराज जूना अखाड़े के संत सत्यानंद गिरी महाराज ने महज 26 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। जिसको भोले बाबा ने खुश हो जाते हैं उसी महात्मा का जटा होती है। तो ये कि गॉड गिफ्ट होती है जटा। तो उसके बाद में इसको रखाने के लिए, इसको मतलब इसकी सुरक्षा के लिए पूरी जीवन देना पड़ता है। शरीर के ऊपर एक भार को रखना पड़ता है एनी टाइम। स्नान करने में ये सूखेगा नहीं, ना इसको बढ़िया से साफ सफाई कर सकते हैं। तो इसको रखने के लिए बहुत यातना सहना पड़ता है। ये इसलिए कि दर्शन कहते हैं इसको, ये जटा को एक दर्शन, शिव जी के ये एक दर्शन है।